नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट का सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण शोध और अभिक्षमता। तो इसमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है डीआई का। निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों की वर्षवार संख्या दी हुई है। ए क्यू के बाद में जे के एल एम एन में बांटा गया है। ये इसकी वर्ष हैं, वर्षों में आधारित है। 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब यहीं पे क्वेश्चन दिया गया, दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना। जो छात्र योग्य हैं उनके बीच कौन से क्षेत्र में एम कौन सा है ये। तो इसमें ए और क्यू में अंतर ज्ञात करना है। 2014 में ये 14 है, तो 14 का यहाँ से ये 2014 में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य अभ्यर्थियों के बीच अंतर है 420 और 240। तो इसमें माइनस कर दिया तो 180 इसमें अंतर आ गया। ठीक है। ऐसी दूसरे का पूछा इन्होंने 2015 में एम क्षेत्र में परीक्षा बैठने वालों के बीच, तो उस 2014 की में जो दोनों की संख्या दी गई है यहाँ पे ए और क्यू में एम क्षेत्र लेना है हमें, और ए और क्यू अयोग्य और योग्य। तो दो क्षेत्रों में इसमें 740 और 330 माइनस होगा 410। ऐसी तीसरे क्वेश्चन में 16 में 830, 560 में से माइनस कर दिया 270। 2017 में एम 6 से परीक्षा में बैठने तथा योग्य अभ्यर्थियों में 930 और 640। तो इस तरह से सारों का निकाल लेंगे और अंतर निकल आएगा। एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य अभ्यर्थियों के बीच का अंतर वर्ष 2016 में दूसरा सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम किस वर्ष में है तो 2016 में। ऐसी इसमें वर्ष 2017 में क्षेत्र के से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग प्रतिशत निकालना। इसमें क्या करना, प्रतिशत निकालना, इसमें अंतर निकालना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें व्याख्या देख लेंगे सीधे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना अपनी। 2017 के क्षेत्र में के से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 540, और 2019 में एल के योग्य बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 740। अभिष्ट प्रतिशत 540 बटे 740, 540 और 740 इंटू में हमारा 100 आएगा। 100 किसका होता है, परसेंट का। अब इसे संख्या को डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से ये जीरो गई, तो यहाँ पे 74 बचा, और इसके तो इसका लगभग ये आंसर आएगा काट के। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 सते 14, मतलब 2 पहले कम संख्या से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर लगभग ये आएगा। समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र एन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या है, तो ऑप्शन डी दिया गया। समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र एन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या, यानी कि जो एन क्षेत्र के हैं उनका सबका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 अट्ठे 48, जीरो बचा, 6 पंजे 30, तो इसका ये आंसर आ गया 805। वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में था। तो ए जे क्षेत्र में और एम क्षेत्र में, तो इनकी क्या करनी, तुलना करनी, रेशो में निकालना, अनुपात में। वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 320 है, और 2016 में एम क्षेत्र से योग्य में पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 560 है। 320 और 560 का रेशो निकालेंगे, जीरो से जीरो कट, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, तो 8 से कट जाएगा, तो 4:7 आ जाएगा। 2018 और 19 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में सबसे दूसरा अधिकतम था, तो ये हमने जब भी निकाला था पहले, उसमें 2018-19 के लिए जे क्षेत्र के एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 480 प्लस 560, तो टोटल कितना 1040।
2018 और 19 में के क्षेत्र के बैठने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1160। 2018-19 के लिए एल क्षेत्र में 680 प्लस 740 1420। तो इनमें देख लेंगे सारों का कौन सा पाएगा। वर्ष 2018-19 के एन क्षेत्र से एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या दूसरा सबसे अधिक है। तो कौन सा है 2018-19 में दूसरे नंबर। अब है कक्षा मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। ऑप्शन डी विमर्शी स्तर। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में विमर्शी स्तर का शिक्षण सहायक होगा। ध्यान देने की बात है कि कक्षा का मुक्त वातावरण छात्रों में चिंतन तर्क कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? चिंतन तर्क करना और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें छात्र एवं अध्यापक के मध्य समन्वय बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ती है। निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम बताएं क्या है। ऑप्शन ए अधिगमों का सही पदानुक्रम है संकेत अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, अवधारणा अधिगम, नियम अधिगम, समस्या निदान अधिगम। ज्ञानी महोदय ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कठिनाई के आधार पर अधिगम के 8 स्तर बताए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संकेतक अधिगम, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, नंबर 3 शाब्दिक साचार्य अधिगम, 4 श्रृंखला अधिगम, 5 विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। सामान्यकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग में लक्षित होता है। तो ऑप्शन डी अनुप्रयुक्त शोध। सामान्यकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ अनुप्रयुक्त अप्लाइड रिसर्च मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुसंधान प्राय व्यवहारिक समस्याओं के वर्तमान कालिक समाधान से जुड़ा रहता है। ऐसे शोध अध्ययन विशिष्ट क्षेत्र आधारित एवं व्यवहारिक धारातल पर संपादित किए जाते हैं। महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मसात सुस्थिति करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित कैंप बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि संबंधी। दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता के लाने के लिए अध्यापक में भावात्मक वृद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर आत्मगत सुस्थिति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती तथा छात्र अभिप्रेरित तथा प्रोत्साहित नहीं हो पाते। इस स्थिति में भावनात्मक बुद्धि विशेष योगदान दे सकती है। ज्ञातव्य है कि भावनात्मक बुद्धि एक ऐसी सामाजिक बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को आत्मसात करके उसकी समस्या और चुनौतियों को स्वयं की समस्या व चुनौतियां समझकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकी का नेटवर्क अनुदेशनात्मक तकनीक है। कथन सेकंड, यदि व्यक्ति की विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। ऑप्शन सी कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। त्रिभुज उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन अभिभावक भागीदारी अभिवर्ती तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकती है। ऑप्शन डी केवल ए बी ई साक्षात्कार प्रेक्षण और केंद्रित समूह। त्रिभुज उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में अभिभावकीय भागीदारी होती है, यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वे भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अभिवर्ती समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग निम्नलिखित को बनाया जाता है, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू प्रशिक्षण और केंद्रित समूह चर्चा। ग्रुप की चर्चा करते हैं ग्रुप में। वस्तुतः गुणात्मक शोध के अंतर्गत त्रिभुजन उपागम का प्रयोग अधिकतम तरीके और स्रोतों के उपयोग से घटना की व्यापक समझ विकसित करने के संदर्भ में किया जाता है। प्रश्नानुसार विभाग के भागीदारी अभिवर्ती और समस्याओं के अध्ययन पर साक्षात्कार प्रेक्षण और केंद्रीय समूह चर्चा जांच का भाग बन सकते हैं।
निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने या मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? तो ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में स्वतंत्र चरों से आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। यहाँ प्रमुख चरों पर नियंत्रित तरीके से प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जहाँ यह नियंत्रण अत्यंत कठोर होता है, अतः स्वतंत्र चर के अर्थेष्ट प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता शोधकर्ता को होती है। निम्नलिखित में से किसमें शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर हैं? तो किसमें है? ऑप्शन सी बी डी ई। निम्नलिखित तथ्यों को शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर विद्यमान है। कौन कौन से आंकड़ों की व्याख्या करना, शोध परिणामों की जानकारी देना, दूसरे द्वारा बनाए गए शोध साधनों का प्रयोग करना शोध नैतिकता से आशय है। अनुसंधान कार्य करते समय संपादन प्रक्रिया में नैतिक तरीकों का अनुसरण तथा अनैतिक तरीकों से दूरी रखना है। किसी शोधार्थी द्वारा किस तरह का आचरण अपनाया जाना चाहिए यह बाध्यकारी नहीं है, अतः प्राय शोध में अनैतिकता की समस्या देखी जाती है। कथन फर्स्ट और सेकंड। शोध प्राकल्पना अनुमानिक कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में घरों के बीच संबंधों को अभिधारित करता है। कथन सेकंड है गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है। ऑप्शन सी कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। कथन सेकंड गलत है क्योंकि गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया है। श्रोताओं के अंतर्गत नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श सैंपल में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। इसके अलावा इस तरह के प्रतिदर्श में शोधकर्ता जीव संख्या की स्पष्ट पहचान नहीं करता, अतः यह प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए सर्वोत्तम आकलन नहीं है। कक्षा में शिक्षण व्यवहार के लिए नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन बी ए सी डी। छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। दूसरा है व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। कक्षा शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों का अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। तीसरा अध्यापक कुछ क्षण के लिए रुकता है और फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। वस्तुतः मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने की दृष्टि से किए गए प्रयत्नों की सफलता के बारे में जानकारी होती है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग अध्यापक द्वारा भयरहित और सहयोगी वातावरण में छात्र के प्रगति हेतु नियमित प्रमोद के लिए किया जाता है। इसमें नियमित व्याख्यात्मक प्रतिपुष्टि द्वारा छात्रों को अपने प्रदर्शन पर नजर डालने के लिए एक अवसर देने एवं सलाह लेकर इसमें सुधार करना शामिल है। इस तरह विकल्प भी सही है। श्रोताओं द्वारा अवसरवन इसकी ओर ले जाता है। ऑप्शन सी अयथार्थ अनुमति की ओर ले जाता है। ध्यान ज्ञातव्य है कि अश्रवण पुअर लिसनिंग संचार में बाधक व्यक्तिगत माना जाता है, अतः अयथार्थ अनुमति की ओर ले जाता है। जहाँ अयथार्थ अनुमति तब घटित होती है जब कोई अश्रोता अपने विचारों में तल्लीन होता है तथा उसे सुनने में ध्यान नहीं कर पाता। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन सी अरस्तु का है वक्ता केंद्रित संचार। सेनन और वीवर का है ऊपर से नीचे रेखे संचार। विल्बर फ्रेम वृत्तीय संचार। डेविड बर्लो SMCR प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता प्रारूप। अरस्तु के संप्रेषण के संबंध में वक्ता केंद्रित संचार सिद्धांत में पटु वक्ता तथा श्रोता समुदाय के मध्य प्रतिक्रिया होती है। ध्यान देने वाली बात है कि यह संप्रेषण के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत है। सेनन और वीवर का संबंध रेखीय संचार से है, जिसमें उन्होंने ऊपर से नीचे संचार की बात कही है। यह सिद्धांत मुख्यतः संप्रेषण में बाधक तत्व को नियंत्रित करने पर आधारित है। विल्बर सैम का संबंध है वृत्तीय संचार से।
यह सिद्धांत मूलतः कूट लेखन तथा कूट मुक्त संप्रेषण पर बल देता है। इन्होंने संप्रेषण के 6 तत्व बताए। नंबर 1, स्रोत, कूटबंधन, संदेश, माध्यम, कूट मुक्त, प्राप्तकर्ता। डेविड बर्लो का संबंध है SMCR, प्रेषक, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रारूप से। इन्होंने संप्रेषण को एक भिन्न अर्थ में समझाया जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल के साथ साथ सामाजिक संरचना तथा संस्कृति को सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने बताया कि संप्रेषण गत्यात्मक होता है। शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के क्रम को चिन्हित करना है। तो इसमें है ग्रेट ब्रिटेन 1957, यूनाइटेड स्टेट्स 1952, ऑस्ट्रेलिया 1996, भारत 2001 मार्च में, कनाडा 1972। ऑप्शन ए। नीचे दो कथन दिए गए। अवाचिक संकेतों का मुक्त असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है, यानी निरीश और अवरोधक, निरस्ता को और अवरोधक को यह बढ़ाता। अवांछित संकेतों का अर्थ, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवित बना देता है। ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट असत्य किंतु कथन सेकंड सही है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के क्या परिणाम है? ऑप्शन डी, बी, डी, ई। बी है अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में। डी, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाता। सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। ज्ञातव्य की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से आशय अध्यापक द्वारा विभिन्न शिक्षण कौशलों और संप्रेषण कौशलों का प्रयोग करते हुए शिक्षार्थियों में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाना है। जहां प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक एवं लिखित सभी प्रकार के संचार कौशलों का प्रयोग करता है। प्रभावी संप्रेषण से शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, अधिगम सरल होता है जिससे शिक्षार्थियों में व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है तथा वे अपने जीवन पर उन व्यवहारों को लागू भी करते हैं। कक्षा संचार के निम्न सोपान है। नंबर 1, विद्यार्थी में रुचि पैदा करना। नंबर 2, विषय वस्तु को संगठित करना। नंबर 3, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना। नंबर 4, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंटेंट की और PY की, UGC नेट हिंदी सेकंड पेपर की, जो हमारा हिंदी का पेपर होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे जो भी आपको PYQ देखने हैं या कंटेंट की वीडियो है, सबकी एक ही वीडियो में कवर करके कोशिश की है मैंने कि रिवीजन पेपर के टाइम पे रिवीजन में काम आएगी आपकी, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए एक बार। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी, 9/2। कैसे आया? 1/12 का x व भाग है 3/8, यानी कि 1/12 का x का भाग ले रखा 3/8। 1/2 को x इंटू x बराबर 1/8। 3x की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x की मल्टीप्लाई करी 3x, x 3/8 इंटू 12 इक्वल में 3/2 इंटू 3 इक्वल 9/2। इस प्रकार 1/12 का 3/8 भाग का 9/2 है। ये इसका आंसर है। आप वीडियो को देख के इसे प्रैक्टिस करिए मैथ की। राजीव और संजीव। विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया जिसकी कुल दूरी 1500 किलोमीटर है। राजीव ने संजीव को 30 मीटर से पीछे छोड़ा जबकि विजय को 100 मीटर से पीछे छोड़ा। कुल दूरी की प्रतियोगिता में संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता है? यदि दोनों ने पहले जैसी दौड़ की होती तो इसमें आंसर होगा 71.4 मीटर। देखो, किलोमीटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ इस पे ये इसकी व्याख्या दे रखी है। ये दौड़ है 1500 मीटर की। यहाँ पे O से N M की दूरी संजीव ने की, विषय 70 और संजीव 100 किलोमीटर। माना राजीव ने 1500 मीटर की दौड़ 100 सेकंड में पूरा कर लिया, मान लिया इन्होंने अपनी तरफ, इसलिए संजीव 100 सेकंड में दौड़ेगा। कितना? 1500 माइनस 30 तो 1470 होगा। तथा विजय 1500 मीटर की दौड़ पर 100 सेकंड में पूरा करेगा, इसलिए संजीव 100 सेकंड में दौड़ेगा। 1500 माइनस 100 बटा है 1400। संजीव को 1500 मीटर की दौड़ पूरा करने में लगा समय कितना? 1500 इंटू 100 अपॉन में 1470 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ली,
तो 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 बटे 170, जीरो से कट हो जाएगी, यहाँ पे जीरो से ये जीरो कट गई, तो 147, 147 को डिवाइड करें तो मिश्रित भिन्न में इसका आंसर आ गया 102/6 में 147 सेकंड। फिर है 100 सेकंड में विजय दौड़ता है 1400 मीटर। अब 102 से ही 6 बटे 147 अर्थात 15,000 बटे 147 सेकंड में विजय दौड़ेगा कितना, 14,000/100 गुना 15,000 बटे 147 मीटर। तो इनको काट के ये हमारा वो बना 1428.57 मीटर। तो संजीव और विजय की दौड़ में अंतर निकालेंगे, 1500 में से माइनस करेंगे 1428.5 से 71.42, यानी कि 71.4 मीटर से पीछे दौड़ेगा कौन, संजीव विजय से। यदि आप किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती है। सेकंड कथन, किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जबकि किसी समकोण त्रिभुज के वे भुजाओं की लंबाई ज्ञात की जाती है तो तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष को भुजाओं, आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन करने दिया गया तो समीकरण सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में ऐसा विशेष है जो समीकरण चिन्हों का जैसे ही अंत परिवर्तन माइनस किया जाएगा समीकरण सही। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा, डिवाइड और माइनस। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसे आप वीडियो को देख के आप देख सकते हैं, रोक के सोल्व कर लेना। अब यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणी में विजातीय अंक चुनना है। तो विजातीय अंक कौन सा होगा, 50। यहाँ पे दी गई श्रृंखला एक, पहले क्या हुआ प्लस हुआ 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 × 2, तो क्या हो गया 4। ऐसे ही यहाँ पे 4 प्लस कर दिए, एक में 1 में प्लस 4 जोड़े तो 5 आ गया, फिर 3 प्लस, यानी कि संख्या बढ़ रही है 2 3 4 5, इनका स्क्वायर करके और वो संख्या उसमें ऐड हो रही है। तो ये आंसर ये हो गया। मोटा कृष्ण दत्ता या तो दिन में खाता है या रात में। मोटा कृष्ण दत्ता दिन में नहीं खाता था, मोटा कृष्ण दत्ता रात्रि में खाता है। ऑप्शन डी निहात अर्थाप्रति। ए बी फुटबॉल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, बी और सी हॉकी बैडमिंटन खेलते हैं, सी डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं, डी और ए फुटबॉल क्रिकेट तथा टेनिस क्रिकेट दोनों खेलते हैं। सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर इसमें ए बी सी है। ए और बी फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बी सी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, सी डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं, डी ए फुटबॉल और क्रिकेट तथा टेनिस खेलते हैं। स्पष्ट है कि सी क्रिकेट नहीं खेलता, तो ए बी डी फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं, परंतु बी के अतिरिक्त सभी ए सी डी टेनिस खेलते हैं, अतः केवल ए डी ई शाब्दिक उपयुक्त है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पे वोवल दिए हुए, वोवल हमारे कितने होते हैं 5। कौन कौन से वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यू है, ओ है, आई है, बीच में क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या आएगा ई आएगा, क्योंकि 5 वोवल दिए, 5 में 4 दे रखे, एक नहीं है, तो ई ऑप्शन होगा डी। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो आने वाले कल के पश्चात के दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, ऑप्शन ए शुक्रवार होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रखी है, आप देख लेंगे। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है, एक तरफ इसमें छिपकली सरीसृप दिए गए, एक दूसरी तरफ इनकी हुए। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं डायरेक्ट। छिपकली है सरीसृप गरुड़ पक्षी से, टेनिस का कोर्ट से, सांड का गाय है, वनस्पति का विज्ञान पोत से। उसी प्रकार गरुड़ का पक्षी से, स्केटिंग का रिक से, जादूगर का जादूगरनी, हेमेटोलॉजी का रक्त से। छिपकली सरीसृप वर्ग में आता है, वही गरुड़ पक्षी वर्ग से संबंधित है। जैसे टेनिस कार्ड मैदान में खेली जाती है, वैसे ही स्केटिंग रिंग नामक मैदान में खेली जाती है। जिस तरह सांड गाय का पुल्लिंग है, उसी तरह जादूगर जादूगरनी का पुल्लिंग है। जिस तरह वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वैसे ही हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर में डीवीडी रोम क्या है,
ऑप्शन सी, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। एक डीवीडी रोम लगभग 4.38 जीबी डाटा की संग्रहण करने की क्षमता होती है। दूसरे डीवीडी में दूसरा पॉइंट है, कुछ डीवीडी RW ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के उदाहरण है जिसे कई बार लिखा जा सकता है। तीसरा, चुंबकीय स्टोरेज मीडिया के उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक रिकॉर्ड टेप आदि। तो ये क्या है, एक डीवीडी ऐसे जिसमें 4.38 डीवीडी डाटा एक बार संग्रहण करता है। दूसरी है डीवीडी RW जिसमें ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के उदाहरण है। तीसरे में चक्रीय स्टोरेज के उदाहरण है तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक रिकॉर्ड रिपोर्ट है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से अभी कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ए और डी। वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा को संग्रहित रखने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, जिसके प्रमुख उदाहरण है कैश मेमोरी एवं रैम मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एवं मैग्नेटिक मेमोरी आदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। रिसाइकिल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती हैं। ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क। रिसाइकलिंग एक अस्थायी स्टोरेज है जिसमें फाइल मैनेजर से डिलीट की गई हैं फाइलें स्टोर होती हैं। कंप्यूटर में फाइल मैनेजर सामान्यतः हाई ड्राइव में ही बनी रहती हैं। पेन ड्राइव और CD रोम से फाइल डिलीट होने के बाद वह रिसाइकिल बिन में न जाके स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से कम की और के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही क्रम का पहचान कीजिए। ऑप्शन बी, ADBC। मेमोरी एक्सेस टाइम मेमोरी से किसी वैल्यू को प्राप्त करने में लगने वाला औसत समय होता है। यह मेमोरी सिस्टम के प्रदर्शन के विश्लेषण करने हेतु प्रयुक्त होता है। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है वह उतनी ही तेज मेमोरी होती है। मेमोरी एक्सेस टाइम का क्रम है RKM। ये ट्रिक है RKMS। आर से रजिस्टर, कैश से मेमोरी, मैन से मेन मेमोरी और सेकेंडरी क्रम से याद करना है। तो किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां एक पेटा बाइट 2 स्क्वायर 50 बिट्स के बराबर है। ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सेकंड है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, गलत है। 3 अंकों वाली दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है, जैसे 2 की पावर n इक्वल में 999, n LOG लॉज 2 लॉज 999, n लगभग 10। कथन फर्स्ट सही है, तो ये इसकी बिट्स में के बराबर दिया हुआ है। दशमलव अंक की संख्या 3 स्टोर करने हेतु न्यूनतम बिट्स 10। 4 संख्या है, 14 बिट्स है, 6 है, 20 है। भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ है? तो ऑप्शन सी, केरल समुद्र के तटीय बालू पर। भारत विश्व में थोरियम भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा रखता है। भारत में अधिकांश थोरियम तटीय प्रदेशों में प्लेसर रेत के निक्षेपों के रूप में प्राप्त है। थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट नामक खनिज है। थोरियम भंडार मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनोजाइट और इलेमेनाइट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड में है तथा कोल्लम जिलों के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए बी ई। उत्तरदायी खपत, उत्पादन, भूजीवन, असमानता। सतत विकास, 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 उपलक्ष्यों को सतत विकास 2030 एजेंडा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 देशों ने अनुमोदित किया है। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 में प्रभावित हुआ। सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित है। नंबर 1, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिकता समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता,
सस्ती और प्रदूषण मुक्त, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार, बुनियादी सुविधा। 10वां पॉइंट है समानताओं में कमी। 11वां है संवहनीय शहर और समुदाय। 12वां संवहनीय उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्रवाई। 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा। 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 है लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो ये 17 लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नीचे दिए गए दो कथन है। एक कथन, मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। सेकंड तर्क दिया, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अत्यमूर्त रूप से काफी कम होता है। ऑप्शन डी, ए गलत और सही। क्योंकि पेट्रोल वाहन डीजल वाहन की तुलना में 30% अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का उत्सर्जन करते हैं, जिससे गंभीर श्वास रोग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह अधिक पार्टिकुलेट मैटर PM का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कैंसर की संभाविता बढ़ती है। कथन आर, क्योंकि डीजल वाहन अपने पेट्रोल समकक्षों की तुलना में कम हाइड्रोजनों का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल वाहनों में इसका औसतन मान 200 जी CO2 किलोमीटर है, वही डीजल वाहनों में यह 120 जी CO2 किलोमीटर मात्र है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। आर कथन तर्क है, सौर तालाब में निश्चित प्रवणता और प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। ऑप्शन ए सही। ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। सौर तालाबों में प्राकृतिक रूप से एक ऊर्ध्वाधर लवण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिससे हेलोक्लाइन कहा जाता है। इसमें संवहन के कारण सौर ऊर्जा का भंडारण संभव है। IPC के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम है। ऑप्शन ए परिवहन का। IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में की गई। वर्ष 2014 में इसने अपनी 5वीं रिपोर्ट जमा की, जिससे कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र दिए गए विकल्पों में परिवहन क्षेत्र है। वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रवार योगदान इस प्रकार है। अन्य ऊर्जा का क्षेत्रफल है 10%, परिवहन का 14%, उद्योग का 21%, कृषि क्षेत्र में 24%, विद्युत और तापोत्पादन का योगदान 25% रहा। इस प्रकार सबसे कम योगदान परिवहन क्षेत्र का रहा। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है। तो इसमें व्याख्या देखेंगे इसकी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक भागीदारी के अनुसार अन्य ब्रिक्स देशों की स्थिति इस प्रकार है। यहाँ पे दिए गए वैश्विक भागीदारी और रैंक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चीन में 20.67%, फर्स्ट रैंक पे। भारत में 5.31%, तीसरी रैंक पर। रूस में 3.19%, 7वीं रैंक पे। दक्षिण अफ्रीका में 29 रैंक पे है। यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त विकल्पों में किसी को नहीं माना। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध करता है। ऑप्शन बी, जर्नलिज्म को। शोध सिंधु का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तथा ईमेल, जर्नल आदि तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें सदस्यता के कम दरों पर शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण पाठ, ग्रंथ सूची, तथ्यात्मक डेटाबेस आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। विक्रमशिला वर्तमान भागलपुर जिला बिहार में स्थित था। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 ईस्वी द्वारा की गई। मान्यता अनुसार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार स्नातक BVOC डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है। ऑप्शन डी, 180 क्रेडिट।
NSQF का प्रारंभ भारत में कौशल विकास पर कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु किया गया। यूजीसी के निर्देशों के अनुसार BVoc डिग्री हेतु 180 क्रेडिट्स प्राप्त करना अपेक्षित है। इस पाठ्यक्रम में 3 वर्ष का होगा, जिसमें अभ्यर्थियों 1 वर्ष बाद डिप्लोमा, 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष पश्चात डिग्री हेतु योग्य माना जाएगा। MHRD भारत सरकार की योजना ARIA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह सभी बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। इसे हेतु प्रमुख मापदंड है कौन कौन से? बजट का निर्माण करती है, अवसंरचना एवं सुविधाएं प्रदान करती है, जागरूकता, उद्यमिता, वाणिज्यकरण और अधिगम प्रणाली, अभिशासन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गद्य में दिए गए 46 क्वेश्चन से 50 तक, ये पूरा गद्यांश आप पढ़िए और उसमें से छाटिए क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप रोक के इनके क्वेश्चनों को हल करिए अपने प्रैक्टिस गद्यांश की। कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता तो क्या होता है? स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। दूसरा है कक्षा में छात्र के नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुचित प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्र में सफल होने के लिए लगाएगा। अगर उसका पढ़ाई मन में नहीं लग रहा तो और किसी काम में लगाएगा। किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन सकारात्मक मूल्यांकन से वह भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा, यानी कि वह अच्छा कर सकता है, अच्छा प्रदर्शन। जब कोई छात्र कम से कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होता है? ऑप्शन सी स्कूल के अन्य लोग उसी क्षमताओं को वास्तविक क्षमता से कम आंकते हैं। डी वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद का सारांश क्या है? ऑप्शन बी उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि उसे अच्छा प्रदर्शन के लिए और अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त होती